हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अमित। स्वागत करता हूं आपका स्मार्ट कीड़ा यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे पार्ट 3 ऑफ फैक्ट्स, इन्फ्रेंस एंड जजमेंट। 4 क्वेश्चंस लगभग आज फिर मैं लेकर आया हूं ताकि हम फैक्ट्स, इन्फ्रेंस और जजमेंट्स के क्वेश्चंस करके अपना कॉन्सेप्ट जो डेवलप हम कर चुके हैं उसको और प्रैक्टिस में ला सकें और बेहतर तरीके से इस कॉन्सेप्ट को और समझ सकें। लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था स्टेटमेंट्स एंड रीजंस, और ऑलमोस्ट नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर से डिस्कस करूंगा कुछ मेंस लेवल के क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर्स में आए थे। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं वो थ्रू आउट हमारे ही बनाए हुए क्वेश्चंस थे, होममेड क्वेश्चंस थे, मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस थे। लेकिन अब हम डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे उनको हम कैसे अप्रोच करेंगे ताकि आने वाले समय में जो एग्जाम्स आ रहे हैं उनमें जब मेंस लेवल के क्वेश्चन आपके सामने आए तो उनको आप प्रॉपर तरीके से अप्रोच कर पाएं। थोड़ा सा प्रीवियस ईयर्स के पेपर देखने से एक एडवांटेज ये मिलता है कि हम अपनी तैयारी को उस लेवल पे देख लेते हैं जिस लेवल पर उसको हमें आने वाले समय में देखना है। ठीक है, यानी एग्जाम में जो हम फेस करेंगे वो हम पहले ही ऑलरेडी अगर एक बार फेस कर चुके होंगे तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल हमारा बढ़ जाता है। चलिए ठीक है, इसी के साथ आज हम पहले स्टार्ट करेंगे फैक्ट्स, इन्फ्रेंस एंड जजमेंट्स। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे पहला सवाल। बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ फिर से आपके लिए। डायरेक्शन सेम है, 4 स्टेटमेंट्स दिए होंगे जो कि क्लासिफाइड होंगे एज फैक्ट्स, इन्फ्रेंस एंड जजमेंट्स। आपको बस ये देखना है कि कौन सा करेक्ट हमारा ऑप्शन आएगा, जो कि ऑप्शन में आप देखोगे भी। तो हमें बस स्टेटमेंट को क्लासिफाई करना है एज फैक्ट्स, इन्फ्रेंस एंड जजमेंट। पहला स्टेटमेंट देखते हैं। चाइना प्लेज बाय इट्स ओन सेट ऑफ ओपेक ट्रेड रूल्स एंड देयर आर सीरियस कंसर्न्स about its influence in sensitive sectors such as telecom and 5G। ठीक है, यहाँ पर ये बताने की कोशिश की गई है क्लियरली कि चाइना का जो ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं वो इतने ट्रांसपेरेंट नहीं है, ओपेक हैं, एंड देयर आर सम रियली सीरियस कंसर्न्स जो कि जैसे टेलीकॉम और 5G जैसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर हमारा ऑलमोस्ट आप देखो तो डिजिटल पूरा हमारा डेटा टेलीकॉम के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू और आने वाले जो 5G टेक्नोलॉजी के थ्रू हमारा डेटा जाएगा, तो वो उसमें अगर चाइना का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होगा तो हमें थोड़ा सा सीरियस हो जाना पड़ेगा इस चीज़ को, कंसर्न को लेकर के। अब ये डिबेटेबल है कि नहीं डिबेटेबल है, ऑब्वियस सी बात है, इस पर हम डिबेट तो कर ही सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, चाइना ऐसा नहीं है, चाइना एकदम सेफ गेम खेलता है और बहुत ही ट्रांसपेरेंट प्रैक्टिसेस हैं। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, फिर वो उसके एविडेंसेस देंगे, तो हम इस पर डिबेट कर सकते हैं। यानी फैक्ट तो नहीं हो सकता, जिस सेंटेंस में हम डिबेट कर सकते हैं यानी वो फैक्ट की श्रेणी में नहीं जाएगा। चलिए देखते हैं स्टेटमेंट 2 भी। चाइना कैन यूज टेक इक्विपमेंट इन टेलीकॉम टू कैरी आउट एस्पिनाज एंड साइबर अटैक्स, अ कंसर्न दैट इवन RCEP मेंबर ऑस्ट्रेलिया हैज रेज्ड। अब यहाँ कुछ बताने की कोशिश की गई है, एक फैक्ट सामने लाने की कोशिश की गई कि जैसे RCP जो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक प्रोग्राम है चाइना का, जिसके बहुत सारे मेंबर्स हैं, जहाँ पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुए हैं बहुत सारे कंट्रीज़ के बीच में, ज़्यादातर उसमें साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, आसियान वगैरह, ऑस्ट्रेलिया भी उसमें है, चाइना भी है। इवन ऑस्ट्रेलिया हैज़ बीन कंसर्न अबाउट द एस्पिनाज और द साइबर अटैक्स दैट कैन अराइव फ्रॉम चाइना। ठीक है, यहाँ से हो सकता है कि वो जो उनका टेक इक्विपमेंट है वो हमारा डेटा सेव करता हो या उसका वो मिसयूज़ कर सके। तो एक फैक्ट, काफ़ी हद तक ये फैक्ट बताने की कोशिश की गई है। इस पर मैं डिबेट नहीं कर सकता क्योंकि ये हमें अपनी इमोशनल नॉलेज से भी पता है कि RCP का जो मेंबर है ऑस्ट्रेलिया, उसने भी इस कंसर्न को रेस कर दिया है। ठीक है, क्या मैं इस पर डिबेट कर सकता हूँ? जी नहीं, अभी मैं इस पर डिबेट तो नहीं कर सकता क्योंकि ऐसा हुआ है और ये ऑथर ने क्लियरली बताने की भी कोशिश की है एज अ फैक्ट। चलिए देखते हैं स्टेटमेंट 3 क्या कहता है। मोस्ट RCP मेंबर्स आर कंसर्न अबाउट चाइनाज प्रीडेटरी प्रैक्टिसेस एंड एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी। अब यहाँ पर ज़्यादातर मेंबर्स के बारे में बताया गया, वो भी कंसर्न है चाइना की प्रीडेटरी प्रैक्टिस को लेकर के। वो तो पूरा मार्केट कैप्चर करने की तैयारी में रहते हैं हर समय, और उनका फॉरेन पॉलिसी बहुत ही एग्रेसिव होता है। वो अपना सामान तो बहुत ही चीप रेट्स पे आपको देंगे, पर अब जब उनसे आप अपना सामान आप बेचने की कोशिश करोगे तो वो वहाँ पर एक्साइज ड्यूटीज़ और इन सब लगा करके, अपनी ड्यूटीज़ टैक्सेस बढ़ा करके अपने प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटिव बनाते हैं और आपके प्रोडक्ट को थोड़ा सा डाउनग्रेड करने की कोशिश करते हैं। तो इसका कंसर्न है, ये भी एक फैक्ट की तरह ही हम महसूस कर रहे हैं क्योंकि RCP मेंबर्स जितने भी हैं वो कंसर्न है इस चीज़ को लेकर के। ठीक है, और ये इमोशनल सेंस से मुझे पता
अब चला है ऑथर के थ्रू भी, और ये मैंने पढ़ा भी है कभी न्यूज़ में। अगर मैंने नहीं भी पढ़ा है तो ऑथर ने बहुत क्लियरली बताया कि आरसीबी के जो बाकी मेंबर्स हैं वो भी चाइना के प्रीडेटरी प्रैक्टिसेस को लेकर के थोड़े कंसर्न्ड है और उसकी फॉरेन पॉलिसी को लेकर के। चलिए ठीक है, इसका मतलब स्टेटमेंट 2 और 3 काफ़ी हद तक हमें फैक्ट्स दिख रहे हैं। स्टेटमेंट 4 भी देख लेते हैं। देयर आर इनहेरेंट टेंशंस विद इन द आरसीपी आर्किटेक्चर। अब ये कुछ इन्फर करने की कोशिश की गई है या ओपिनियन देने की कोशिश की गई है बेस्ड ऑन दी फैक्ट्स दैट आर प्रेजेंटेड इन स्टेटमेंट 2 एंड 3। काफ़ी हद तक देखें तो ये अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया का कंसर्न है, बाकी आरसीपी मेंबर्स का भी कंसर्न है कि चाइना एक एस्पेनाज या एज अ प्रीडेटरी रहेगा हमारे लिए इस ग्रुप में। तो एक तरीके से एक इनहेरेंट टेंशन है, ये तो हमें दिख रही है। काफ़ी हद तक ये इन्फ्रेंस के रूप में हम इसे ले सकते हैं कि आरसीबी के आर्किटेक्चर के अंदर बहुत सी ज़्यादा खलबली मची हुई है, ये तो समझ में आ चुका है। तो इसे हमें एज एन इन्फ्रेंस बिल्कुल रिड्यूस कर सकते हैं फ्रॉम स्टेटमेंट 2 एंड 3। स्टेटमेंट 1 ने हमें बताया था कि चाइना जो है वो ओपेक ट्रेड रूल्स नहीं फॉलो कर रहा है, बहुत ही ट्रांसपेरेंट रह रहा है, और हमें बहुत ही सीरियस कंसर्न्स देखने को मिल रहे हैं अबाउट इट्स इन्फ्लुएंस इन द सेंसिटिव सेक्टर्स जैसे टेलीकॉम या 5G। क्या मैं इसे एज अ ओपिनियन की तरह ले लूँ? जी हाँ, मैं इसे एज अ ओपिनियन की तरह ले सकता हूँ। ठीक है, काफ़ी हद तक ये इन्फर भी होता हुआ दिख रहा है, बहुत ही क्लियर, लेकिन इसका कोई एविडेंस नहीं है कि वो ओपेक ट्रेड रूल्स प्रैक्टिस कर रहा है। ये ऐसा कुछ क्लियर मुझे नहीं दिखा। हाँ, लेकिन एज एन ओपिनियन, एज अ जजमेंट मैं ये दे सकता हूँ। तो इसका मतलब स्टेटमेंट 4 बहुत ही क्लियर इन्फ्रेंस है, और बाय मेथड ऑफ एलिमिनेशन भी मैं देखूंगा कि स्टेटमेंट 1 काफ़ी हद तक एक क्लियर ओपिनियन है जिस पे हम डिबेट कर सकते हैं। ठीक है, यानी वो एज अ जजमेंट क्वालिफाई करेगा। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? स्टेटमेंट 2 और 3 क्लियर फैक्ट्स होंगे, स्टेटमेंट 4 एक क्लियर इन्फ्रेंस होगा बेस्ड ऑन दी स्टेटमेंट 2 एंड 3 फैक्ट्स, एंड स्टेटमेंट 1 विल बी एन ओपिनियन। ठीक है, हम जंप नहीं कर सकते, हमें बहुत सारे कन्फ्यूजन होगा जब हम इन्फ्रेंस और जजमेंट के बीच में हमें डिसाइड करना होगा, ओपिनियन के बीच में हमें डिसाइड करना होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा आंसर क्या होना चाहिए। क्या हमारा कोई आंसर यहाँ मैच करता है ऑप्शंस में? 1 and 2 आर फैक्ट्स, 3 इज एन इन्फरेंस, जी नहीं, ये रिजेक्ट हो जाएगा। 1 and 3 आर फैक्ट्स, जी नहीं। हमने बताया 2 and 3 आर फैक्ट्स, जी हाँ, सी में हमें दिखा है 2 and 3 आर फैक्ट्स। 4th इज एन इन्फरेंस, बिल्कुल, एंड 1 इज अ जजमेंट, बिल्कुल क्लियर आंसर होगा ऑप्शन सी हमारा। इसका एक्सप्लेनेशन अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं पॉज करके, और मैं बढ़ूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जैसे हमेशा हम बढ़ते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें और मैं बढ़ूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम डायरेक्शंस होंगे। स्टेटमेंट 1 पहले देखेंगे। जर्नलिस्ट विथ अ कॉन्ट्ररी व्यू आर हाउंडेड थ्रू टेंटेड प्रोसेसेस एंड एक्यूज्ड ऑफ बीइंग एंटी नेशनल। यहाँ पर कुछ लोगों के बारे में बात की है, ऑब्जेक्टिवली बात की गई है, क्लियरली बताने की कोशिश करी कि जर्नलिस्ट, जब आप बोल रहे हो जर्नलिस्ट यानी हम मीडिया पर्सन्स की बात कर रहे हैं और उन एडिटर्स या उन लोगों की बात कर रहे हैं जो अपनी ओपिनियन रखते हैं, और वो भी कॉन्ट्ररी व्यू जिनका होता है, दे आर हाउंडेड थ्रू दी टेंटेड प्रोसेस। टेंटेड का जब आप मतलब निकालते हैं, इसका मतलब कि कुछ एंटी नेशनल आपको एक्यूज किया जा रहा है वहाँ पर, यहाँ पे बताने की कोशिश की गई। और टेंटेड प्रोसेसेस का मतलब ये हो गया आपको फॉल्स केस में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप एज अ मीडिया पर्सन गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा रहे हैं और कुछ ऐसा व्यू अपना देने की कोशिश कर रहे हैं जिससे गवर्नमेंट का नुकसान हो रहा है या गवर्नमेंट की इमेज पे कुछ बात आ रही है, तो वो आपको किसी टेंटेड प्रोसेसेस के थ्रू एक्यूज कर देते हैं और आपको बोल देते हैं कि आप एंटी नेशनल हैं। ऐसा कुछ फैक्ट प्रोड्यूस करने की कोशिश की गई है। क्योंकि मैं इस पर डिबेट तो नहीं करूंगा, ऑब्वियस ही बात है। अगर आपने क्लियरली मुझे ये बात बोल दी है तो मैं इस पर डिबेट क्यों करूं, क्योंकि इमोशनल सेंस से भी मुझे काफ़ी हद तक ये बात पता है। चलिए स्टेटमेंट 2 देखते हैं क्या कहता है। यंग स्टूडेंट्स आर चार्ज्ड विथ सेडिशन फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड पार्टिसिपेटिंग इन पब्लिक प्रोटेस्ट एलिजिडली कंस्पायरिंग टू डीस्टेबलाइज द गवर्नमेंट। यहाँ पर फिर बताने की कोशिश करेगी कि जो आजकल जो यंग स्टूडेंट्स हैं जो कि गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं, दे आर ऑल्सो चार्ज्ड विथ सेडिशन, were actually organizing and participating in protest against the गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट अगर वो प्रोटेस्ट करते हैं तो उनको चार्ज कर दिया जाता है कि सेडिशन एक चार्ज है जिसके अगेंस्ट अगर आप आईपीसी में पढ़ोगे तो प्रॉपर एक क्रिमिनल एक्टिविटी है, और आप एंटी नेशनल बताए जाओगे, आप देश के गद्दार बताए जाओगे अगर आप यहाँ पर अगर गवर्नमेंट को डीस्टेबलाइज करने की कोशिश करी। सब ऑथर कह रहा है, ये सब मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सब ऑथर ने बताने की कोशिश, ये भी काफ़ी हद तक एक फैक्ट प्रोड्यूस करने की कोशिश की गई। ठीक है, इमोशनल सेंस से मुझे ये समझ में आ रहा है कि आपने कुछ
डेटा देने की कोशिश की गई है जर्नलिस्ट और यंग स्टूडेंट्स को लेकर के। चलिए स्टेटमेंट 3 क्या कहता है। अटेम्प्ट्स आर मेड टू विलिफाई दोज हु विश टू बी हर्ड एंड हु आर सॉट टू बी रूथलेसली साइलेंस्ड। अब अगर आप गवर्नमेंट के खिलाफ बोलते जाओगे प्रोटेस्ट करते जाओगे तो ऑब्वियसली बात है देयर विल बी अटेम्प्ट्स टू विलिफाई, जैसे सेडिशन चार्जेस लगा दिए गए या फिर कोई ऐसा एक्यूज कर दिया गया आपको कि आप एंटी नेशनल हो, ताकि आपकी आवाज़ बंद हो जाए, ताकि आपको जेल के सलाखों के पीछे आपका जो फ्री स्पीच का जो फंडामेंटल राइट है वो आपको दबा दिया जाए उससे। तो काफ़ी हद तक मैं देखूं तो ये दोनों स्टेटमेंट्स से निकलता हुआ एक क्लियर इन्फरेंस है। हम ये अटेम्प्ट देख पा रहे हैं, क्यों अटेम्प्ट देख पा रहे हैं? क्योंकि हमने क्लियरली बताया कि जर्नलिस्ट जो कि गवर्नमेंट के खिलाफ बोलते हैं या उनके व्यू अलग होते हैं, कॉन्ट्ररी होते हैं, उनको एंटी नेशनल बोल दिया जाता है। और यंग स्टूडेंट्स को आजकल सीधा चार्ज किया जाता है सेडिशन के साथ अगर वो गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, दे आर रूथलेसली साइलेंस्ड। ठीक है, ये तो हमें दिखा। रूथलेस क्यों दिखा? क्योंकि आप उन पे क्रिमिनल चार्जेस लगा रहे हो, उनको जेल के सलाखों के पीछे कर दे रहे हो, तो ये इन्फर होता हुआ दिख रहा है। स्टेटमेंट 4 देखते हैं। It is time for a democracy like India, which is presently quite fragile, to shun tainted processes for just outcomes. अब वो समय आ चुका है जब हमारे देश में जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहाँ पर ये जो हमारा संविधान है वो लागू है, तो हमें किसी हद तक इन टेंटेड प्रोसेसेस को रोकना होगा। ठीक है, अब ये बहुत ही फ्रेजाइल हो चुका है एनवायरनमेंट, और अब वो समय आ चुका है जब हमको इंटेंटेड प्रोसेसेस के खिलाफ खड़ा होना होगा फॉर जस्ट आउटकम्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये काफ़ी हद तक एक आपकी पर्सनल ओपिनियन है। क्या मैं इसे जजमेंट की श्रेणी में डाल सकता हूँ? जी हाँ, इसे क्लियर जजमेंट की श्रेणी में डाल सकता हूँ। स्टेटमेंट 3 काफ़ी हद तक एक इन्फ्रेंस है जो कि 1 और 2 से डिड्यूस होता हुआ दिखा मुझे, और 4th एक क्लियर जजमेंट आएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? चलिए देखते हैं ऑप्शंस में। 1 and 2 आर फैक्ट्स, 3 इज एन इन्फ्रेंस एंड 4th इज अ जजमेंट। बिल्कुल क्लियर ऑप्शन ए हमें मिलेगा। हम टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे और बाकी को एलिमिनेट करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। फिर से इसका अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो बिल्कुल क्लियर सॉल्यूशन यहाँ मिलेगा। इसको आप पॉज कर सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और हम बढ़ेंगे फिर से। ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चन हो गए, तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ पे ये हुई है कि सभी क्वेश्चंस आप देखोगे सब पे क्वेश्चन 1 लिख के आ रहा है, तो इसको थोड़ा ठीक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन 1 था पहला, उसके बाद 2 था, उस पर भी 2 लिख के आ गया था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है हमारी तरफ से, बट इसको प्लीज़ ठीक कर लीजिएगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 दैट इज आई एम गोइंग टू डिस्कस, और इसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए पहला स्टेटमेंट देखते हैं। फिर से वही करना है हमें, 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं और हमें क्लासीफाई करना है एज फैक्ट्स, इन्फ्रेंस एंड जजमेंट्स। द 31-year-old तेजस्वी यादव ट्रांसफॉर्मेटिव परफॉर्मेंस poses a potent future threat to मोदी एंड बीजेपी। अब ये एक ओपिनियन की तरह मुझे दिख रहा है, एकदम क्लियर ओपिनियन की तरह दिख रहा है, और इस पर मैं डिबेट कर सकता हूँ। जी हाँ, क्या ये इन्फ्रेंस हो सकता है? चलिए इन्फ्रेंस को रूल आउट करने के लिए तो हमें स्टेटमेंट सारे देखने होंगे, तो चलिए देखते हैं स्टेटमेंट 2। आर्टिकुलेट ऑन द स्टंप, तेजस्वी शोड फाइनली ट्यून पॉलिटिकल इंस्टिंक्ट्स इन इरेजिंग लालू फ्रॉम कैंपेन होर्डिंग्स। यानी कैंपेन होर्डिंग्स के दौरान उन्होंने अपने कुछ अच्छे पॉलिटिकल इंस्टिंक्ट्स दिखाए हैं। कैसे? पहले तो उन्होंने इरेज कर दिए लालू के फोटोज जो कि कैंपेन होर्डिंग्स में लगे होने चाहिए थे, एंड नॉट टारगेटिंग मोदी एंड बीजेपी। उन्होंने किसी भी तरह मोदी और बीजेपी के खिलाफ कुछ भी नहीं बोला, और अपने उन्होंने प्रॉपर फाइनली ट्यून पॉलिटिकल इंस्टिंक्ट्स दिखाए हैं। इस बिहार के इलेक्शन में हमने देखा भी, अगर मैं इमोशनल सेंस से अगर न्यूज़ को फॉलो कर रहा हूँ तो मुझे ये पता है कि तेजस्वी यादव की जो पार्ट, भले ही वो हार गए इलेक्शन में, बट काफ़ी हद तक उन्होंने जो सीट्स निकाली हैं उससे ये तो प्रूव हो गया कि उनकी तैयारी काफ़ी अच्छी थी, और उन्हें काफ़ी अच्छा पॉलिटिकल इंस्टिंक्ट दिखाया है। एज बीइंग ऑफ द एज ऑफ 31-year-old काफ़ी अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया। चलिए देखते हैं स्टेटमेंट 3 क्या कहता है। स्टेटमेंट 2 काफ़ी हद तक एक फैक्ट लग रहा है हमें। चलिए देखते हैं। तेजस्वी फ्रेम्ड हिज पॉलिटिकल कैंपेन एज अ स्टेट रेफरेंडम ऑन द नीतीश गवर्नमेंट। अब ये तो एक क्लियर डिबेटेबल इशू है। क्या उन्होंने एक ऐसा पॉलिटिकल कैंपेन बनाया जो कि हमें लगा कि जैसे नीतीश गवर्नमेंट के ऊपर उन्होंने कुछ रेफरेंडम शो करा है? तो ये तो हमें पता चलेगा जब हम स्टेटमेंट 4 पढ़ेंगे। हाँ, स्टेटमेंट 2 से मुझे ये तो पता चल गया कि उन्होंने काफ़ी अच्छा पॉलिटिकल कैंपेन थ्रू आउट अपना इलेक्शन, बिहार इलेक्शन के दौरान दिखाया है। और स्टेटमेंट 4 क्या कहता है? तेजस्वी ब्रॉडेंड द आरजेडीज इलेक्टोरल अपील बियॉन्ड द मुस्लिम यादव बेस by shifting from a caste-based campaign for social justice to a class-based call for economic justice। कमाई, पढ़ाई, सिंचाई और महंगाई। अब उनका जो पॉलिटिकल कैंपेन थ्रू आउट देखा हमने, तो उसमें उन्होंने क्लास बेस्ड पे ध्यान दिया, इकोनॉमिक जस्टिस पे ध्यान दिया, ना कि सोशल जस्टिस की बात की।
अभी तक जो है जाति के ऊपर जाया जाता था, कम्युनिटीज़ के ऊपर जाया जाता था, जैसे मुस्लिम यादव बेस को बना करके फिर उससे वोट मांगे जाते थे। लेकिन इस बार उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने इन सब से ऊपर हट के इकोनॉमिक जस्टिस पे ध्यान दिया, जिसमें उन्होंने कमाई, पढ़ाई, सिंचाई और महंगाई के बारे में बात की। इन चारों को बेस को लेकर के एक अच्छा पॉलिटिकल कैंपेन बनाया। क्या स्टेटमेंट 2 और 4 क्लियर फैक्ट्स हैं जिनके बेसिस पे मैं इन्फर कर सकता हूँ दैट तेजस्वी हैज़ फ्रेम्ड पॉलिटिकल कैंपेन विच वॉज जस्ट लाइक स्टेट रेफरेंडम फॉर दी नीतीश गवर्नमेंट? ऑब्वियसली जब आप सोशल जस्टिस की बात करते हो, जब आप कमाई, पढ़ाई, सिंचाई और महंगाई की बात करते हो, तो आपने एक रेफरेंडम दिया है नीतीश गवर्नमेंट को, ठीक है। उनका जो पॉलिटिकल कैंपेन जो हमें फ्रेम होता हुआ दिखा, वो किसी सोशल कैंपेन की तरह नहीं दिखा, कि सोशल जस्टिस की तरफ नहीं दिखा, किसी कम्युनिटी पे सेंटर्ड नहीं था। वो धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगे उन्होंने मांगे इकोनॉमिक जस्टिस पे वोट, ठीक है। तो काफ़ी हद तक स्टेटमेंट 3 एक क्लियर इन्फ्रेंस है, और स्टेटमेंट 1 तो एक हमारी ओपिनियन बनी जाएगी। ऑब्वियसली ही हैज़ शोन हिमसेल्फ एज अ ट्रांसफॉर्मेटिव परफॉर्मेंस, ठीक है। उन्होंने अपने आप को, अपनी इमेज को एकदम ट्रांसफॉर्म किया, एंड दिस कैन बी अ क्लियर ओपिनियन that he might be a future threat in the Bihar politics for Modi and the BJP, ठीक है। ये जो थ्रू आउट चारों स्टेटमेंट्स हमने पढ़े वो एक ऑथर की मैसेज है, ये मेरा अपना कोई इसमें पर्सनल कोई इनपुट नहीं है, जो हमें एक लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिड्यूस करना है, हमें बस उस पर ध्यान देना है। तो स्टेटमेंट 2 and 4 विल बी फैक्ट्स, 3rd विल बी एन इन्फरेंस, एंड स्टेटमेंट 1 विल बी अ क्लियर जजमेंट। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। 1 and 2 आर फैक्ट्स, जी नहीं। 1 and 3 आर फैक्ट्स, जी नहीं, ये सब रिजेक्ट हो जाएंगे। 2 and 3 आर फैक्ट्स, जी नहीं। 3 and 4 आर फैक्ट्स, जी नहीं। तो इसका मतलब ABCDE चारों हमारे रिजेक्ट हो गए। ई ऑप्शन कहता है 2 and 4 आर फैक्ट्स, 3rd इज एन इन्फ्रेंस एंड 1 इज अ जजमेंट। जी हाँ, ये तो हमने देख लिया, यानी हमारे ऑप्शन ई एकदम क्लियर आंसर होगा, ठीक है। इसका सोल्यूशन फिर से अगर आपको चाहिए तो ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, और इसको आप पॉज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और काफ़ी क्लियर लैंग्वेज में मैंने इसको समझाया है, ठीक है। और हम बढ़ेंगे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, आज का आखिरी क्वेश्चन। इसमें भी लिखा है क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 1 नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। इसको आप ठीक कर लेंगे, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। स्टेटमेंट 1 पहले पढ़ेंगे। इन 2015 and 16, 4.1% of elementary school pupils left without completion, while 17.06% of pupils from secondary level लेफ्ट स्कूल विदाउट कंप्लीटेशन। ऑब्वियसली बात है, कोई डेटा देने की कोशिश की गई है तो इस पर मैं डिबेट तो नहीं करूंगा और इसे एज अ फैक्ट ले सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्लियर बताया है कि 15-16 के आसपास की मैं बात हम लोग ने की है कि 4.1% स्टूडेंट्स ऐसे थे एलिमेंट्री स्कूल के जिन्होंने पढ़ाई कंप्लीट नहीं की और छोड़ दिया। ऐसे ही 17.06% ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम द सेकेंडरी लेवल दे ऑल्सो लेफ्ट द स्कूल विदाउट कंप्लीटेशन, ठीक है। स्टेटमेंट 2 क्या कहता है? एज पर द 75th राउंड हाउस होल्ड सर्वे बाय NSSO, ठीक है। अब NSSO एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नेशनल लेवल पे सर्वे करती है हाउस होल्ड्स का, और उन्होंने क्लियरली बताया कि 2017-18 के दौरान द नंबर ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन इज 3.22 करोड़। लगभग ऐसे स्कूल बच्चे थे, स्कूली बच्चे जो छोड़ चुके थे स्कूल, वो उसका जो नंबर आ रहा है वो है 3.22 करोड़ बच्चे ऐसे थे जो स्कूल तो गए बट उन्होंने बिना कंप्लीट करे छोड़ दिया। तो ऑब्वियसली बात है, दोनों में डेटा मिला, स्टेटमेंट 1 और 2 में वो क्लियर फैक्ट्स की तरह दिख रहे हैं हमें। चलिए देखते हैं स्टेटमेंट 3 क्या कहता है, यानी हमें सिर्फ देखना है कि 3 और 4 में क्या इन्फ्रेंस है और कौन सा जजमेंट है। एज द गवर्नमेंट इज एडेयर्ड टू प्रोवाइड एजुकेशन टू ऑल अंडर द RTE Act 2009, हाई ड्रॉप आउट्स इज अ चैलेंज टू राइट टू एजुकेशन। अब हमें स्कूल ड्रॉप आउट का नंबर दिया आपने, और क्यों ये कंसर्न है यहाँ पर एकदम क्लियर बताने की कोशिश की गई कि हमारा एक मोटो है, वो है एजुकेशन सबको मिलनी चाहिए, ठीक है। ऑलमोस्ट 100% सिटीजन्स को एजुकेशन मिलनी चाहिए, जो भी एलिजिबल चिल्ड्रन हैं उनको हम किसी तरह पढ़ा सकें, इससे अच्छा हमारे देश के लिए कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जब ड्रॉप आउट की आप बात कर रहे हो, जब स्कूल के बच्चे आप दिखा रहे हो कितने ड्रॉप हो जा रहे हैं, 17%, 4%, 3.25 करोड़ ऑलमोस्ट बच्चे ड्रॉप आउट हैं, तो हम कैसे राइट टू एजुकेशन ला पाएंगे? इट विल बी अ वेरी बिग चैलेंज। तो क्या ये क्लियर इन्फ्रेंस दिख रहा है मुझे? क्या ये प्रूव करने की कोशिश की गई थी स्टेटमेंट 1-2 को का फैक्ट बता करके? काफ़ी हद तक ये एक इन्फ्रेंस होगा। मैं कहूँगा डायरेक्ट इन्फ्रेंस नहीं है, इंडक्टिव आंसर है। हमको ये थोड़ा सा लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू प्लस इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू दोनों को यूज़ करना था, और तभी हम ये आंसर निकाल सकते थे। ये तो कन्फर्म है कि जब आप एजुकेशन टू ऑल की बात कर रहे हो तो ड्रॉप आउट एक उसके लिए चैलेंज हो जाएगा। सबको एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, ड्रॉप आउट बहुत ज़्यादा है,
ठीक है। स्टेटमेंट 4 देखते हैं, देखिए क्या कहता है। विथ सक्सेसफुल पॉलिसीज एंड इनिशिएटिव्स द ड्रॉप आउट रेट कैन बी रिड्यूस्ड बोथ एट एलिमेंट्री लेवल एंड द सेकेंडरी लेवल एज पर UDISC इन 2018 एंड 19। यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया गया है जो कि ये कहती है कि अगर गवर्नमेंट अपनी तरफ से अच्छी पॉलिसीज़ बनाए और अच्छे इनिशिएटिव्स ले तो हम ये ड्रॉप आउट रेट को कम कर सकते हैं। क्या ये एक ओपिनियन है? हाँ, ये एक ओपिनियन है फ्रॉम दी अथॉरिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ UDISC। इन जो उसने दिया था 2018-19 में भी उन्होंने यही कहा कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो एक काफ़ी सक्सेसफुल और क्लियर इनिशिएटिव ला सकती है जिससे हम ड्रॉप आउट रेट को कम कर सकें। तो ये मेरा जजमेंट होगा, बहुत हद तक मेरा ओपिनियन होगा, इस पर हम डिबेट भी कर सकते हैं। क्या और भी पॉलिसीज़ हो सकती हैं जिससे हम स्टूडेंट्स को किसी तरह ड्रॉप आउट रेट को कम कर सकें? हाँ, हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं, बट दिस वुड बी वन ऑफ द कोर्स ऑफ एक्शंस दैट वी शुड टेक एंड दिस शुड बी टेकन एज एन ओपिनियन एंड एज अ क्लियर जजमेंट ऑल्सो। ठीक है, तो इसका मतलब 3 विल बी क्वालिफाइंग एज एन इन्फरेंस, क्लियर इन्फरेंस, एंड 4th इज वेरी मच लाइकली टू बी एन ओपिनियन और अ जजमेंट। ठीक है, आई होप आपको ये चारों क्वेश्चंस क्लियर समझ में आए हो। आंसर क्या होगा देख लेते हैं, अब तो सिर्फ एक औपचारिकता रह गई है। 1 and 2 आर फैक्ट्स, 3rd इज एन इन्फरेंस एंड 4th इज अ जजमेंट। बिल्कुल क्लियर आंसर होगा ऑप्शन ए। इसका सोल्यूशन फिर से अगर आपको पॉज करके पढ़ना हो आप पढ़ सकते हैं, ये दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, बहुत ही क्लियर लैंग्वेज में मैंने बताया है, बहुत ही इसको स्क्रीनशॉट लेकर के आप आराम से पढ़ सकते हैं कि कैसे आंसर ऑप्शन ए होगा। इसी के साथ इस सेशन को भी हम कंप्लीट करते हैं, ये मैं क्लियर कर लेता हूं, और नेक्स्ट जो सेशन आपको मिलेगा उसमें मैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जो कि मोस्ट प्रोबेबली SBI PO पहले उठाऊंगा, और वहां पर 8 से 10 क्वेश्चन मैंने देखा है ऑलमोस्ट मेंस के एग्जाम में पूछे गए हैं और थोड़ी सी टफर लैंग्वेज के साथ भी पूछे गए हैं। तो उस पर मेरा प्रेजेंटेशन बन रहा है और जैसे वो तैयार हो जाता है तो वो आपको मिलेगा। बहुत से स्टूडेंट्स ने कहा कि आप अपना थंबनेल चेंज कर दीजिए, उस पर IBPS PO लिख दीजिए, मेंस लिख दीजिए, तो हम सब्जेक्ट लाइन में तो दे ही रहे हैं और हो सकता है आने वाले टाइम में थंबनेल में भी कुछ चेंजेस करेंगे। आई होप आप तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, प्लीज़ तैयारी करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। टिल देन, जय हिंद।